इस देश में आपको नीरज चोपड़ा कम मिलेंगे, हाँ, इस देश में आपको कुश्ती वाले कम मिलेंगे, लेकिन क्रिकेट कोई भी खेलता है। हाँ, तो मैं भी कोई भी था, हाँ, हम उसको दिल है कि मानता नहीं फिल्म के लिए चांस देंगे। मेरे साथ केरला की एक लड़की थी, भिलाई का एक लड़का था। मेरी आवाज थोड़ी सी फिल्मी ज्यादा थी, तो मुझे लगा कि लड़की को तो नहीं गवाएंगे, क्योंकि अनुराधा पौडवाल के अलावा किसी लड़की को चांस तो गुलशन कुमार नहीं देंगे। बचा लड़का भिलाई वाला, वो नॉन फिल्मी गला लिए हुए था, मेरा गला थोड़ा फिल्मी था। तो उन्होंने दिल है कि मानता के लिए मुझे बॉम्बे इनवाइट किया। मैंने गाना गाया, दुल्हन तो दूल्हा मैं बन जाऊंगा, मेरा इंतजार करना, बारात लेके आऊंगा। लेकिन आगे काकोरी एक्चुअली क्या था कि आज से 2010 के 11 के आसपास की बात है, 12 के आसपास की। लखनऊ के पास एक मोहनलालगंज जगह है, वहां एक 28-30 साल की एक महिला थी जिसकी पूरी नेकेड बॉडी मिली थी। और हुआ क्या था, उसके संग रेप अटेम्प्ट हुआ था, और जब वो अटेम्प्ट फेल्योर हो गया तो उस आदमी ने उस औरत को मार डाला था। उस वक्त उस औरत की बॉडी शेप के बारे में बात हो रही थी। एक लाश कितनी खूबसूरत लग सकती है, कितनी सेक्सी दिखाई दे सकती है, इस पर बात हो रही थी। और वो एक लाश थी। आप समझ लीजिए चलती फिरती लड़कियों के बारे में क्या सोचा जाता होगा जब एक लाश के बारे में आदमी इतना कुत्सित, इतना वियर्ड सोच सकता है, इतना साइकी सोच सकता है। और सबसे बड़ी बात, काकोरी वो जगह है कि मंगल ग्रह में एक क्रेटर है, मार्स पर। क्रेटर मींस गड्ढा, तो नासा ने उस क्रेटर का नाम रखा है काकोरी। अब मेरे लोग एक जब सिगरेट पी रही होती है लड़की, उसको सब लोग घूर रहे होते हैं, कोई लड़की पड़ी है उस तरफ कोई नजर नहीं, स्कूटी चला रही होती तो भी। बिल्कुल बिल्कुल। कसारी मसारी इलाहाबाद में एक जंगल था, बबूल का। 70s की बात कर रहा हूं आपसे। और धीमे धीमे वो जंगल कटा और वहां पे मकान बनने लगे। अभी भी जंगल का एक बड़ा हिस्सा वहां है जहां पे कब्रिस्तान है। मेरी कहानी का जो खूंखार डॉन है, वो बंदा उसी कसारी मसारी में पैदा हुआ था, और वो बंदा उसी कसारी मसारी के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। इसलिए इस किताब का नाम कसारी मसारी। अफगानिस्तान में एक जगह है पंजशीर। तालिबान पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पा रहा था, और कब्जा न करने की वजह जो थी वो थी टाइगर ऑफ पंजशीर, अहमद शाह। अहमद शाह तालिबान से लगातार लड़ रहे थे। एक दिन तालिबान का एक विदेशी चैनल इंटरव्यू लेके आया, जिसमें 2 कैमरामैन थे, एक रिपोर्टर था, सब इंटरव्यू ले रहे थे। और इंटरव्यू लेते लेते अचानक धमाका हुआ, और वो सब भी मर गए, और लाइन ऑफ पंजशीर अहमद शाह भी मर गए। मैं पंजाब गया, राजस्थान गया, उत्तर प्रदेश के पश्चिम इलाके में घूमा, इलाहाबाद गया, सब खूब घूमा। और उसके बाद तो जो जानकारियां मुझको हुई, मैं तिहाड़ के कैदियों से भी मिला, मैं बहुत सारे ऑफिसर से भी मिला, सबने बहुत सारी कहानियां बताई, जो कहानी आपस में इंटरलिंक है। ये यहां से शुरू होती है मेरे डॉन की कहानी। और जो डॉन है, जो कातिल है, जो लोगों को मौत पंजीरी की तरह बांटता हो, उसकी मौत कितनी दर्दनाक हो सकती है, बेसिकली कहानी ये है। मुझसे कई लोग, रावण का महिमा मंडन कैसे हो सकता है, दुर्योधन का महिमा मंडन हो कैसे सकता है? दुर्योधन और रावण थे। महिमा मंडन सिर्फ राम का होगा, महिमा मंडन सिर्फ पांडव का होगा। राजनीति और अपराध, क्रिमिनल और पॉलिटिशियन, ये शतरंज में 2 अलग अलग खिलाड़ी हैं। किसी अरे आपके घर के सामने से रोज कूड़ा उठ रहा है, दिस इज नॉट द न्यूज। आपके घर में 10 दिन से कूड़ा पड़ा हुआ है बाहर, दिस इज द न्यूज। क्योंकि जब आप उसकी फोटो छापते हैं तब नगर निगम वाला आता है, आपके घर से कूड़ा उठाता है, ये होता है आपकी खबर का असर। फिर भी हम अखबार पढ़ते हैं जब, तो हमें लगता है खबर सही है। तो ट्रस्ट है, ट्रस्ट, ट्रुथ, ये जब तक बरकरार नहीं है किसी भी मीडिया, वो मीडिया फेल्योर है। और उसके लिए मीडिया को इस सोसाइटी के करेंसी नोट में सिल्वर लाइन बनना। भारत का सबसे बड़ा सूत्रधार अगर कोई तो वो गोस्वामी तुलसीदास है। और मुझे सबसे शानदार स्क्रीन प्ले अगर किसी का दिखाई देता है तो भी रामायण का दिखाई देता है। उसका हीरोइज्म जो है भगवान राम का, उसके आगे कोई भी हीरो फेल है। और उनके जो साइड कैरेक्टर्स हैं, उसमें भी भाई साहब हनुमान जी का क्या कैरेक्टर है, सीता जी कहां ले जाती है, क्या भरत, क्या शत्रुघ्न और क्या लक्ष्मण। एब्डक्शन, अपहरण तो रामायण में भी है। विभीषण का हिस्सा खाना अमानत में खयानत है, यही महाभारत में भी है। आप छल करना चाहते हैं तो 151 में दोनों को बंद हो जाना चाहिए था, झगड़े की धारा। हिंदी पढ़े, कहानी पढ़े, क्योंकि अब ना ही वो वो जो परिवार है, जो पहले सारा परिवार एक साथ रहता था, अब ना नानी बची है कहानी सुनाने वाली, ना दादी बची है कहानी सुनाने वाली।
तो कहानी आपको आगे बढ़ानी है, वो चाहे कसारी मसारी हो या अगाथा क्रिस्टी की कोई कहानी हो या गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी हो या प्रेमचंद की कहानी हो या नीरजा गुलेरी की कहानी हो। कहानियों को आगे बढ़ाइए और खासकर हिंदी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि हिंदी भी हम है और हिंदुस्तान भी। उनके साथ हम बातचीत कर पाए और उन कहानियों को आप तक पहुंचा पाए कि लेखक के किताब लिखने के पीछे की क्या कहानी है, कविता लिखने के पीछे की क्या कहानी है, जो फिल्म बना रहे हैं फिल्मों के पीछे की क्या कहानी है, और जो लोग बना रहे हैं उनकी क्या कहानियां हैं। इसी प्रयास में आज हमारे साथ है मनोज राजेंद्र त्रिपाठी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है कविशाला में आपका। थैंक यू। चूंकि प्रयास और बातचीत की श्रृंखला में हम जो एक हमेशा प्रयास रहता है कि व्यक्तित्व की कहानियां या व्यक्ति की कहानी, जो चीज गढ़ी जा रही है उसके पीछे, गढ़ने के पीछे जो व्यक्ति गढ़ रहा है उसकी क्या कहानी है, हम उसको लोगों तक पहुंचा पाए। तो हम शुरुआत आपकी कहानी से करते हैं, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे अभी, अलग अलग वर्टिकल्स में आपका हमेशा इंटरेस्ट रहा है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकली कि आप इंजीनियरिंग में आपने परीक्षा दी, बट उसमें आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, उस पर भी मैं परिचर्चा करूंगा। और आपने अलग अलग चीजों पे कि लोग होते हैं कि बहुत चीजें चाहते हैं करना बट लेकिन कर नहीं पाते, और मेरे हिसाब से आपने करी है। तो आपकी जो जर्नी है वो पत्रकारिता में एंट्री के पहले तक की क्या है, अगर उसको आप बता पाए तो। मोटी मोटी भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि या तो मैं टैलेंटेड बहुत ज्यादा हूं या मैं कंफ्यूज्ड हूं कि मुझे जिंदगी में करना क्या है। तो मुख्य बात यही है। खैर, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम सिंगिंग, देन क्रिकेट, देन इंजीनियरिंग, और इन सब के साथ मेरा लिखना जारी था। तो मेरी पत्रकारिता आई। पत्रकारिता से भी एक समय के बाद लगा कि बहुत हो गया, और उसके बाद टेलीविज़न मीडिया आया। टेलीविज़न मीडिया के बाद फिर मैंने फिल्म लिखना शुरू किया, और फिर दिमाग में एक बात आई कि कहानी है तो बतानी है। तो हर कहानी पर फिल्म तो नहीं बन सकती, लिहाजा ये तय हुआ कि बी प्लान बनाते हैं और किताबें भी लिखते हैं। तो ऐसे किताब आई। मुख्य बात यह है, शुरुआत पत्रकारिता का, चूंकि सवाल आपने मुझसे पूछा, तो मैं लिखता था। और लिखने के दौरान मेरा बेसिक नाम मनोज त्रिपाठी है, जो मेरी दादी ने मुझे दिया। तो दादी ने मनोज त्रिपाठी नाम दिया, और मनोज एक ऐसा नाम है जो मतलब आलू की तरह बिकता है। मतलब कोई स्पेशलिटी नहीं है इस नाम में। अगर आज किसी का नाम आर्यन है तो वो स्टार्ट हुआ है शाहरुख खान की मोहब्बतें से। तो ये सारे नाम जो होते हैं ये बड़े फ्लैशी होते हैं, बड़े रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, लेकिन मनोज नाम जो है वो सब्जी मंडी में बिकने वाला एक नाम है। खैर, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, तो लिखते 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 मैं मनोज त्रिपाठी के नाम से आर्टिकल्स लिखता था, कहानियां लिखता था जो छपती नहीं थी। फिर मुझे लगा कि कहीं कुछ दिक्कत है। तो मेरे एक मित्र थे, उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम्हारा नाम बहुत सस्ता है, ऐसा करते हैं तुम्हारा नाम लिखते हैं एम राजन। तो घर का नाम मेरे राजन है और एम मनोज से, तो जैसे ही मेरा नाम एम राजन आता है तो इट साउंड्स लाइक साउथ इंडियन, एंड व्हेन इट साउंड्स लाइक साउथ इंडियन, लगता है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी है ये एम राजन। तो फिर मैंने एम राजन के नाम से एक आर्टिकल दिया जो उस जमाने में संडे ऑब्जर्वर और मेल में छपा। मुझे लगा ठीक बात है, नाम ही जो था तरकारी की तरह था, उसने सब कुछ ठीक कर दिया। नाउ एम राजन इज द बेस्ट नेम। खैर, करते करते आदमी को अपने नाम की तरस तो होती है। फिर एक दिन एक छोटा सा विज्ञापन छपा जिसमें दैनिक जागरण, एक उत्तर प्रदेश का, देश का एक बड़ा हिंदी लीडिंग अखबार है, उसमें ट्रेनी सब एडिटर्स की जरूरत थी। तो लिहाजा मैंने उसमें टेस्ट दिया। 300-350 लोग उसमें थे। फिर उसमें से 80 लोग सेलेक्ट हुए, जिसमें से मैंने 80 में टॉप किया। ये 80 लोग इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किए गए, और इन 80 लोगों का जो इंटरव्यू हुआ तो लास्टली 3 लोग सेलेक्ट हुए, और उसमें भी मैंने टॉप किया। मैं आया, मेरे साथ एक लड़का और सेलेक्ट हुआ, एक लड़का और सेलेक्ट हुआ। तो उसमें से एक तो पत्रकार है मध्य प्रदेश में, दूसरा जो लड़का सेलेक्ट हुआ वो सिविल्स की तैयारी कर रहा था, वो जेलर हो गया। हाँ। और मेरी जर्नी यहां तक चली है। यहां से जागरण शुरू हुआ। जागरण करते करते कुछ समय बाद जब मैं ऊबा तो फिर मैं चला गया हिंदुस्तान टाइम्स में। एक लंबा समय हिंदुस्तान टाइम्स में गुजारा। फिर न्यूज 18 और नेटवर्क 18 है,
जिसमें CNN, IBN 7, CNBC, ये सारे जो चैनल्स आते हैं, मैं इनको हेड करने लगा। यहाँ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूरा नॉर्थ इंडिया ऐसे हेड करने लगा। वहां भी एक लंबी जर्नी हुई, तमाम कहानियां हुई, बड़े घपले घोटाले खोले, कई सरकारें गई, बहुत सारे हमले हुए मेरे ऊपर, लेकिन वो होता जा रहा था। इन सबके बीच में कहानी कहीं ना कहीं जरूर थी। और फिर होते 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 एक समय आया कि मैंने कहानी पर काम किया। वो कहानी 97 में मैंने कंप्लीट कर ली थी। सोचा था कि जिस दिन फुर्सत मिलेगी उस दिन मैं इस पर फिल्म लिखूंगा। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि अचानक मैंने एक इंडिया टुडे में एक आर्टिकल पढ़ा और उसमें लिखा कि जो कहानी मैंने 97 में कंप्लीट कर रखी थी फिल्म के लिए, उस पर तो फिल्म आ रही है। मैंने कहा बाप रे बाप, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, कहानी हाथ से निकल गई। और वो कहानी थी पान सिंह तोमर। और मैंने पान सिंह तोमर की कहानी 97 में कंप्लीट कर ली थी, उसकी फैमिली से मिलके, चंबल जाके, सब कुछ करके कंप्लीट कर ली थी। फिर मुझे समझ में आया कि जब आप सोचते हैं तो इस देश में 140 करोड़ लोग अगर हैं तो कम से कम 40 करोड़ लोग भी कहानी सोच रहे होते हैं। और उनमें से 40 लोग तो ऐसे होते हैं जो एक तरीके की कहानी सोच रहे होते हैं। तो आपके दिमाग में जब कोई कहानी आए तो इंडियन मत बनिए कि हम ये करेंगे, जापानीज बनिए, उसको जॉट डाउन करिए कि इस पर कब से मुझे काम शुरू करना है। देन आई स्टार्ट, मैंने शुरू किया कि हाँ अब कहानी शुरू करते हैं। फिर एक कविता थी शरद जोशी जी की, हे अतिथि तुम कब जाओगे। अचानक हम लोग बॉम्बे में थे और गाड़ी में चलते चलते, गणेश के उस दिनों दिन चल रहे थे, वहां से वो कहानी आई तो अतिथि तुम कब जाओगे बनी, उसका सेकंड पार्ट बना, इस तरीके से फिल्मों में आया। फिर मेरे पास बहुत सारी कहानी थी। तो कभी कभी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी होती ना, आपके पास बहुत कुछ है, लगता हर कहानी पे फिल्म बननी चाहिए, हर कहानी पे फिल्म बननी चाहिए, लेकिन हर कहानी पास नहीं हो रही थी। साजिद नडियाडवाला के साथ लगा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अनुभव सिन्हा के साथ लगा, मैंने उनके संग 2 स्टोरीज की हैं, आर्टिकल 15 और मुल्क, उस पर लगा। फिर मुझे लगा हर कहानी पर फिल्म नहीं बननी है। देन आई प्लान मेक बाई प्लान बी। फिर मुझे लगा वही बात कि कहानी है तो बतानी है। तो मैंने किताब लिखना शुरू किया। किताब लिखना भी अपने आप में एक बड़ी जर्नी है और मैं वहां पे बिल्कुल एक शून्य से शुरू हुआ हूँ। हाँ। इस तरीके से किताबों पे आया। यहाँ पे पत्रकारिता का सफर अभी जारी है। हाँ। लेकिन अब मन ऊब गया है। अब पत्रकारिता से मन ऊब गया है, सिर्फ लिखने का मन है। हाँ। अच्छा, जितने भी आपने अभी तक की जर्नी बताई इसमें मुझे लगता है जो भी लोग देखेंगे उसके अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं आएंगी। जैसे मुझे लगा कि आपने जब नाम चेंज करा तो आप आप एक पत्रकार हैं। क्या टॉपिक था उस पहले आर्टिकल का जो आपका पब्लिश हुआ? मैं एक संस्थान में घुसा और उस संस्थान के जो हेड थे, एक्चुअली मालिक भी थे वो, मैं बड़ी देर तक उनके सामने बैठा रहा। वहां ये मेरा परिचय था कि मैं गाता बहुत अच्छा हूं और ऑल इंडिया जीत चुका हूं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि गाना सुनाओ। तो मैंने गाना गाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक सुना, दूसरा सुना, तीसरा सुना। जब सुन लिया तो उन्होंने पूछा कि आप आए क्यों थे? हाँ। तो मैंने कहा मैं गाना गाने तो नहीं आया था, लेकिन ये बात सही है कि गाने ने मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया आपके सामने। तो उन्होंने अपने ड्रॉर से एक फोटो निकाली। उस फोटो में तबला, हारमोनियम, वायलिन और स्पेनिश गिटार, इनके कार्टून बने हुए थे। केवल एक इतनी बड़ी फोटो थी। उन्होंने कहा इस पर एक आर्टिकल लिख दीजिए। मैंने कहा अच्छा इस फोटो पे आर्टिकल लिखना? बोले हाँ। मैंने कहा कहाँ लिखूं? तो उन्होंने कहा बाहर बैठ जाइए, कागज ले लीजिए, लिख लीजिए। मैंने उस कार्टून पर वो आर्टिकल लिखा और वो आर्टिकल मेरा पहली बार मनोज त्रिपाठी के नाम से छपा। अब मैं एम राजन से मनोज त्रिपाठी हो चुका था। इसी बीच मैंने जब जागरण ज्वाइन किया तो रात में करीबन 2:30 बजा था और सबकी आदत थी, मतलब मुझको जैसे ही कोई देखता था, मुझे बर्थडे में किसी को बुलाना है तो इसलिए बुलाना है कि मुझसे गाना सुनेगा। मुझको किसी को अपने घर पे इनवाइट करना है, एक गाना सुना दीजिए। तो मैं हर जगह गाने सुना रहा था। ठीक है, गाना भी सरस्वती जी से ही आया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लक्ष्य कुछ और था। तो रात में 2:30 बज चुका था, लास्ट एडिशन निकल चुका था। लास्ट एडिशन निकलने को खत्म ही होने वाला था कि हमारे यहाँ जो एडिटोरियल था, जहां सारे पत्रकार बैठते थे, तो रात में करीबन 6 या 7 लोग बैठते थे। तो 6-7 सीनियर्स बैठे थे। हमें पानी पिलाने वाला जो बंदा था, रामचरण, तो वो अपनी बाल्टी, पानी खत्म कर चुका था, तो बाल्टी, एक हमारे सीनियर थे, उन्होंने उल्टी की और बाल्टी बजाना शुरू कर दिया तबले की तरह, और मैं गाना गा रहा था। अचानक मैंने देखा कि सारे सीनियर खड़े हो गए
मेरी पीठ इस तरफ थी, तो मैंने पलट के देखा कौन आ गया। तो अखबार के मालिकान थे उस समय, और उन्होंने कहा कि अच्छा गाना ना हो रहा है, गाना बजाना चल रहा है यहाँ पे। उन्होंने गरजती हुई आवाज में कहा। मुझे लगा आज गाने ने फंसा दिया मुझे। तो उन्होंने कहा कि आपको मालूम है कि लातूर में भूकंप आ गया है, महाराष्ट्र में। तो सबने कहा हाँ। मैं तो बहुत नया नया था, चबी सा बच्चा था, 22 साल की 21 साल की उम्र थी, और मेरे अंदर खून भी कुछ ज्यादा था। तो उन्होंने 2-3 सीनियर से कहा कि आप फौरन निकल जाइए और महाराष्ट्र में जाके ये भूकंप आपको कवर करना है। किसी को डायबिटीज बढ़ी हुई थी, किसी को पैर में चोट थी, लिहाजा उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको मालूम है कि लातूर कहाँ पे है? मैंने कहा सर महाराष्ट्र के औरंगाबाद रीजन में है। तो उन्होंने कहा अच्छा, बड़ी अच्छी जानकारी है आपको, तो कैसे मालूम आपको कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद रीजन में? तो मैंने कहा मैं पुणे से पढ़ा हुआ हूं। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो आप लातूर जाएंगे? मैंने कहा हाँ मैं चला जाऊंगा। तो मैं लातूर के लिए उसी रात में 3 बजे रवाना हुआ, और मैं करीबन 22 दिन बाद लातूर से लौटा। तो दैनिक जागरण के हर एडिशन में पैन इंडिया में टॉप पर बॉक्स में न्यूज छपती थी मेरी, और लिखा जाता था लातूर से मनोज राजन त्रिपाठी। अब मैं मनोज त्रिपाठी नहीं था, क्योंकि मनोज त्रिपाठी एक और हमारे यहाँ थे पत्रकार जो मनोज त्रिपाठी के नाम से लिखते थे। तो जो मालिकान थे उन्होंने कहा कि इसका नाम घर का जो है उसमें बीच में लगा दो। हाँ। तो मेरा नाम मनोज राजन त्रिपाठी हो गया। हाँ। जैसे ही मनोज राजन त्रिपाठी हुआ तो मुझे लगा अब मैं सिर्फ आलू नहीं हूं, हाँ। अब मैं कम से कम दम आलू हूं। और दम आलू एक स्पेशल चीज होती है। हाँ। बस वो मनोज राजन त्रिपाठी तब से मेरे साथ चल रहा है। हाँ। बड़ी कृपा है उस नाम की। नहीं बिल्कुल, और एक अलग तरीके की अनुभूति होती है जब पहला आर्टिकल, पहला किताब या फिर पहली फिल्म किसी की आती है। हम समझ सकते हैं सर। आप बार बार संगीत का जिक्र कर रहे हैं, कहाँ से आपकी जिंदगी में अब पहला इंट्रोडक्शन क्या था संगीत का, किस तरीके से आपका इंटरेस्ट आया और कहाँ तक वो जर्नी पहुंची है, कहाँ पे चल रही है? मैं जब बहुत छोटा था तो मैं देखता था बर्तन मांज रही है तो मेरी माँ गाना गा रही है। हाँ। खाना बना रही है तो मेरी माँ स्टोव जला रही है तो गाना गा रही है। तो मुझे लगा, और बड़ा सटीक गाती थी वो, तो मुझे लगा कि मैं भी गा लेता हूँ क्या। तो मेरी दादी मुझे बताती है कि मैं बचपन में गाना गाता था, बदन में छिताले लपेटे हुए। तो ये गाना गाता था। तो उनको ये समझ में आया कि ये गाना गा सकता है, तो उन्होंने मुझसे कई बार कहा कि गाना गाओ। तो मैं गाना गाता था, मेरे सुर ऊपर वाले की कृपा से ठीक होंगे। तो कभी गाने के सुर, लय, मीण, मुर्की, आरो, अवरो, ऑक्टिव, मिड ऑक्टिव, हाई ऑक्टिव, इसमें कहीं कोई फर्क नहीं आ रहा था मुझको। और ये फर्क जो नहीं आ रहा था, इसने मुझे बताया कि मैं गाना गा लेता हूं। इसके बाद जिंदगी में एक लाल रंग का फॉर्म आया मेरे पास। वो फॉर्म जो था वो गाने के कंपटीशन का था। मुझे पहली बार ये पता लगा कि गाने का भी कोई कंपटीशन होता है। लिहाजा मैंने वो फॉर्म भर दिया। तो हर गाने की एक स्क्रीनिंग होती है, जैसे आप इंडियन आइडल देखते होंगे आज की तारीख में, सारेगामापा देखते होंगे, तो आप देखते होंगे ना आज कोलकाता पहुंचे, आज अहमदाबाद पहुंचे, आज लखनऊ पहुंचे, हजारों की भीड़ होती है। उस समय उस जगह पे 500 से 700 लोग बैठे हुए थे, और वो 700 लोग 30 सेकंड के लिए गाना गाते थे। 30 सेकंड के लिए गाना गाते थे, और अगर अच्छा गाया तो रुक के, अगर नहीं गाया तो घंटी बज जाती थी। देन आई डिसाइडेड कि इनको मैक्सिमम 60 सेकंड मिल रहे हैं, और 60 सेकंड बाद घंटी बज जाती है। मैंने तय किया कि बस घंटी नहीं बजने देनी है। तो मैं गया, मैंने गाना गाया, और मुझे करीबन 120 सेकंड मिले गाने के, और वो मेरा पहला सिलेक्शन था। उस गाने के सिलेक्शन से होते होते मैंने स्टेट लेवल, सिटी लेवल, नेशनल लेवल सारे कंपटीशन जीते। और एक वक्त आया कि जब मैं सारेगामापा पहुंचा, मैं क्लोजअप अंताक्षरी पहुंचा, और वहां भी भगवान ने मुझे ट्रॉफी ही दी। हाँ। उस दौरान एक कंपटीशन होता था, सुर श्रृंगार और संगम कला ग्रुप। ओके। हाँ। ये हर शहर के विनर स्टेट में से एक निकलता था, और एक विनर को नेशनल जाके गाना सुनाना होता था। तो नेशनल मैंने टॉप किया। उस जमाने में गुलशन कुमार गेस्ट ऑफ ऑनर थे। उन्होंने तय किया कि, उन्होंने पहले ही एक ऐलान कर दिया था कि जो इसको जीतेगा हम उसको दिल है कि मानता नहीं फिल्म के लिए चांस देंगे।
मेरे साथ केरला की एक लड़की थी, भिलाई का एक लड़का था। मेरी आवाज थोड़ी सी फिल्मी ज्यादा थी, तो मुझे लगा कि लड़की को तो नहीं गंवाएंगे, क्योंकि अनुराधा पौडवाल के अलावा किसी लड़की को चांस तो गुलशन कुमार नहीं देंगे। बचा लड़का भिलाई वाला, वो नॉन फिल्मी गला लिए हुए था, मेरा गला थोड़ा फिल्मी था। तो उन्होंने दिल है कि मानता के लिए मुझे बॉम्बे इनवाइट किया। मैंने गाना गाया, दुल्हन तो दूल्हा मैं बन जाऊंगा, मेरा इंतजार करना, बारात लेके आऊंगा। लेकिन आगे चल के गाना ओवरराइट हो गया और मैं फिर वापस आ गया। इस पूरे दौरान मेरे साथ अगर कोई चीज थी तो वो थी कहानी, वो थी खबरें, वो थी कलम, वो था कागज, और सफर इसी में बढ़ता चला गया। और मैंने फिर एक बार अपना बॉक्स बंद किया गाने वाला, और मैंने कहा नहीं, मुझे लिखना है। और आज लिखने की ही बदौलत मैं फिर आपके सामने बैठा हूँ। जी बिल्कुल, हमें लगता है कि हमने संगीत पे बात कर लिया, आपकी पत्रकारिता पे बात कर ली, एक किताबों पे भी आएंगे, लेकिन उसके पहले आपका क्रिकेट से भी एक अलग नाता रहा है, थोड़ा उस पे भी अगर कुछ बता पाए, क्या था, किस तरीके का इंटरेस्ट था, आप कहाँ तक पहुंचे उसमें? इस देश में आपको नीरज चोपड़ा कम मिलेंगे, हाँ, इस देश में आपको कुश्ती वाले कम मिलेंगे, लेकिन क्रिकेट कोई भी खेलता है। हाँ, तो मैं भी बिल्कुल। कोई भी था, हाँ, तो मैंने कहा मैं भी खेलूंगा क्रिकेट, और क्रिकेट खेलने लगा। खेलते 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 धीमे धीमे क्लब लेवल पे आया, क्लब लेवल से सीके नायडू तक गया। और वो खेलने के बाद मुझे लगा कि मेरे अंदर बैटिंग में कहीं ना कहीं मोहिंदर अमरनाथ, सुनील गावस्कर है, और बॉलर में मेरे पास जूनियर कपिल देव टाइप का बंदा है, और कभी कभी वो रवि शास्त्री वाली स्पिन भी मार देता है। ये करता रहा, लेकिन बहुत ऊपर लेने जैसे ही आया मैं, तो मुझे लगा कि मुझसे ज्यादा हॉर्स पावर वाले खिलाड़ी और हैं। तो उन्होंने हॉर्स पावर ज्यादा दिखाई और मेरी हॉर्स पावर वहां थक गई। तो मैंने फिर एक बार अपनी, पहले मैंने माइक और सिंथेसाइजर ये बॉक्स में रखा था, इस बार मैंने बैट, पैड, हेलमेट ये अंदर जेब में बॉक्स में बंद कर दिया। मैंने कहा क्रिकेट बंद, गाना बंद। लेकिन फिर एक बार, चाहे क्रिकेट हो या गाना हो, कलम फिर साथ थी, खबरें फिर साथ थी, कहानियां फिर साथ थी, और कागज फिर साथ था। आपकी किताबों पे आते हैं, कोड काकोरी क्या है? कोड काकोरी एक्चुअली क्या था कि आज से 2010 के 11 के आसपास की बात है, 12 के आसपास की। लखनऊ के पास एक मोहनलालगंज जगह है, वहां एक 28-30 साल की एक महिला थी जिसकी पूरी नेकेड बॉडी मिली थी। और हुआ क्या था, उसके संग रेप अटेम्प्ट हुआ था, और जब वो अटेम्प्ट फेल्योर हो गया तो उस आदमी ने उस औरत को मार डाला था, और आधा मरा हुआ छोड़ के वो भाग गया था। वो औरत रात भर घिसटती रही पानी के लिए, और वो हैंडपंप तक आई, और हैंडपंप चलाने की उसने कोशिश की, पर हैंडपंप में पानी निकला नहीं, और वो हैंडपंप पे ही मरी। सबसे बड़ी बात थी कि वो औरत जो नेकेड पड़ी हुई थी, वहां पुलिस भी पहुंची, वहां भीड़ भी पहुंची, और उसके फोटोग्राफ वायरल हो गए। बड़ी त्रासद बात आपको बता रहा हूं, और बड़ा विभत्स चेहरा समाज का दिखाना चाहता हूं आपको, कि उस वक्त उस औरत की बॉडी शेप के बारे में बात हो रही थी। एक लाश कितनी खूबसूरत लग सकती है, कितनी सेक्सी दिखाई दे सकती है, इस पर बात हो रही थी, और वो एक लाश थी। आप समझ लीजिए चलती फिरती लड़कियों के बारे में क्या सोचा जाता होगा, जब एक लाश के बारे में आदमी इतना कुत्सित, इतना वियर्ड सोच सकता है, इतना साइकी सोच सकता है। वहां से मुझे लगा, और उस समय विक्रम सिंह डीजीपी थे, मैंने उनको तत्काल फोटो भेजा। मैंने उनसे कहा कि एक लड़की को, एक महिला की लाश नेकेड पड़ी है, लोग उसके शरीर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और आपके पुलिस वाले वहां खड़े हैं, और उन्होंने उसकी बॉडी पे कपड़ा भी नहीं डाला, और फोटो वायरल हो गए। यहां से उन्होंने बड़ा सख्त एक्शन लिया। लेकिन वो जो कानों में उसकी बॉडी की तारीफ जो मेरे गूंजी, देन आई डिसाइडेड कि मैं एक कहानी लिखूंगा। उस लड़की पर एक कहानी मैंने लिखी जो काकोरी पर आई। और काकोरी एक ऐसी जगह है जो सिर्फ एक तहसील नहीं, 1921 में वहां कबाब पैदा हुआ, जो देश से लेकर और इंटरनेशनल मेन्यू में काकोरी कबाब के नाम से जाना जाता है। 1924 में काकोरी कांड हुआ,
जिसमें चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, इन्होंने 8,000 रुपए का खजाना लूटा। काकोरी वो जगह है जहां से दशहरी आम निकलता है, वो ब्रीड काकोरी की है और वो ब्रीड पूरे विश्व में फेमस है, पूरी दुनिया उसको जानती है, उसके स्वाद को, उसकी महक को समझती है। काकोरी वो जगह है जो देश का सबसे बड़ा चिकन क्लॉथ सप्लायर है। जो चिकन का कुर्ता पैजामा आप पहनते हैं वो काकोरी में ही बना था। नूरजहां की एक बांदी आई थी, उसने ये चिकनकारी का काम लखनऊ में शुरू किया था। काकोरी वो जगह है जो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा क्रैकर सप्लायर है, पटाखे। और सबसे बड़ी बात, काकोरी वो जगह है कि मंगल ग्रह में एक क्रेटर है, मार्स पर। क्रेटर मींस गड्ढा, तो नासा ने उस क्रेटर का नाम रखा है काकोरी। अब मेरे लिए काकोरी एक इतनी बड़ी चीज हो गई कि मुझे लगा कि काकोरी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और वो महिला जिसकी मैंने बॉडी देखी थी उसको लेते हुए, उसको केंद्र बिंदु बनाते हुए, उसको अपना सेंटर कैरेक्टर, सेंटर पॉइंट बनाते हुए मैंने एक कहानी लिखी जिसमें काकोरी कांड के हिस्टोरिकल लेयर्स थे, जिसमें मर्डर, मिस्ट्री और थ्रिल का लेयर था, जिसमें कॉमेडी की एक लेयर है, जिसमें उस लड़की की बॉडी की विभत्सता है, आज के समाज का पूरा एक कुत्सित विभत्स आईना दिखता है वो उसमें। तो मैंने कई लेयर्स में वो किताब लिखी और मेरी इच्छा थी कि आज की जो 58-60% यंग जनरेशन है उसको बताओ कि काकोरी थी क्या चीज, चंद्रशेखर आजाद चीज क्या थे, अशफाक उल्ला चीज क्या थे। अरे 4 लोगों को फांसी हुई थी, 16 लोगों को काला पानी भेजा गया था। हाँ। 161 लोगों का पूरे देश में ट्रायल हुआ था और स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस बुलाई गई थी उस जमाने में इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो उस लेयरिंग को करते मैंने काकोरी, कोड काकोरी लिखी, और वो कोड काकोरी देखते देखते बेस्ट सेलर हो गई। हाँ। और भगवान चाहेंगे तो आप किसी दिन उस पर एक फिल्म या वेब सीरीज देख। मेरे हिसाब से आपने कोड काकोरी में काफी सारे इंपॉर्टेंट जो इश्यूज हैं जो दिखते हैं और हम लोग बिल्कुल लाइट लिए रहते हैं, और जरूरी मुद्दे हैं ये कि किसी लड़की को देखकर वो हम बोलते भी हैं ना कि लोग एक जब सिगरेट पी रहे होती है लड़की, उसको सब लोग घूर रहे होते हैं, कोई लड़की पड़ी उस तरफ कोई नजर नहीं डालता, स्कूटी चला रही होती तो भी। बिल्कुल बिल्कुल। और जब कोई किसी लड़की पे कुछ अत्याचार हो रहा होता है तो बिल्कुल साइड से देखते हुए भी, इग्नोर करते हुए चले जाते हैं। मुझे लगता है जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको पढ़ना चाहिए किताब, और जरूरी है। आपकी हाल फिलहाल में एक किताब आई जिसपे मुझे लगता है परिचर्चा चारों तरफ हो रही है, सभी लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है कसारी मसारी। सबसे पहले तो किताब के अंदर जाने से पहले इस नाम का कारण मैं आपसे समझना चाहूंगा, नाम का क्या है, क्या मतलब है इसका। देखिए, कसारी मसारी इलाहाबाद में एक जंगल था। हाँ। बबूल का। हाँ। 70s की बात कर रहा हूं आपसे, और धीमे धीमे वो जंगल कटा। हाँ। और वहां पे मकान बनने लगे। अभी भी जंगल का एक बड़ा हिस्सा वहां है जहां पे कब्रिस्तान है। हाँ। जैसे हम लखनऊ में बैठे हैं तो गोमती नगर जो बना हुआ है ये उजरियाओं नाम के एक गांव पर बना है। हाँ। तो गांव तो उजरियाओं है, लेकिन अब उसका नाम हो गया गोमती नगर। हाँ। पर उजरियाओं अभी भी एक जगह है छोटी सी। अच्छा। हाँ। तो मेरी कहानी का जो डॉन है, हाँ, मेरी कहानी का जो खूंखार डॉन है, हाँ, वो बंदा उसी कसारी मसारी में पैदा हुआ था। हाँ। और वो बंदा उसी कसारी मसारी के कब्रिस्तान में दफना दिया गया, इसलिए इस किताब का नाम कसारी मसारी है। ओके। जो भी लीड कैरेक्टर है जिसके इर्द गिर्द आपने किताब लिखी है, मुझे लगता है कि उस इंसान के बारे में जिस समय भी उनकी डेथ हुई तो बहुत अलग तरीके की, अलग अलग तरीके की कहानियां लोगों ने बनाई कि इस तरीके ये कारण होंगे, ये कारण होंगे। आपने जब किताब लिखी, आपने जो रिसर्च की, एक तो इस किताब में क्या कहानी है, उस डॉन को आप किस तरीके से देखते हैं, आपकी जो जांच पड़ताल थी उसको कहाँ तक पहुंचाया आपकी किताब के जरिए या आपकी लिखने की। असल में शुरुआत ऐसे हुई कि अफगानिस्तान में एक जगह है पंजशीर। तालिबान पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पा रहा था, और कब्जा न करने की वजह से वजह जो थी वो थी टाइगर ऑफ पंजशीर, अहमद शाह। अहमद शाह तालिबान से लगातार लड़ रहे थे। एक दिन तालिबान का एक विदेशी चैनल इंटरव्यू लेने आया, जिसमें 2 कैमरामैन थे, एक रिपोर्टर था, सब इंटरव्यू ले रहे थे। और इंटरव्यू लेते लेते अचानक धमाका हुआ और वो सब भी मर गए, और लायन ऑफ पंजशीर अहमद शाह भी मर गए। एक्चुअली वो सब सुसाइड बॉम्बर थे।
ओके। अब आइए, बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं बच्चे के अपहरण की, आपस के मारपीट की, किसी के कत्ल की। ये सारे वीडियोस बाद में आते हैं जो हम दिखाते हैं। बिल्कुल। बाद इसलिए समझा रहा हूं कि लाइव किसे कहते हैं। लाइव इसे कहते हैं कि जैसे यूपी का डॉन था इलाहाबाद का, अतीक अहमद, अपने भाई अशरफ के साथ कस्टडी में था। वो अपना हेल्थ चेकअप करा के आ रहा था और उस समय सारा टेलीविजन देश का उसको लाइव दिखा रहा था। लाइव दिखाते दिखाते अचानक पत्रकारों की भीड़ में से 3 नकली पत्रकार निकले और उन्होंने उनको जिगाना से शूट करना शुरू कर दिया। और देखते देखते दोनों भाई मार दिए गए, दोनों डॉन मार दिए गए। अब ये मेरे जैसे जर्नलिस्ट के लिए, जिसने 17-18 साल केवल टीवी में काम किया हो, ये एक लाइव फुटेज था। तो मुझे पंजशीर याद आया कि अरे उसी स्टाइल में इसको मार दिया गया। यहां से मैंने एक कहानी उठाई, मैंने एक कहानी रची, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त कंटेंट है। लोग सोचते हैं कि अरे यार ये कहां से आए। अच्छा, मीडिया की भीड़ में नकली लोग आकर मार भी सकते हैं क्या? तो ये जो सुपारी किलर्स तीनों थे, ये मीडिया की ट्रेनिंग किसने दी होगी इनको? किसी ने तो दी होगी। बिल्कुल। इनको किसी ने सुपारी भी दी होगी, इनको किसी ने टारगेट भी दिया होगा कि जाके इसको मारना है। इनको पता है कि नहीं पता है, इनकी ट्रेनिंग कहां हुई है। इसके लिए मैं फिर एक कहानी सोची कि क्यों ना ऐसे ही टॉपिक पर एक कहानी लिख दी जाए, इस ट्रू इवेंट पे कहानी लिख दी जाए। उसके लिए मैं पंजाब गया, राजस्थान गया, उत्तर प्रदेश के पश्चिम इलाके में घूमा, इलाहाबाद गया, सब खूब घूमा। और उसके बाद तो जो जो जानकारियां मुझको हुई, मैं तिहाड़ के कैदियों से भी मिला, मैं बहुत सारे ऑफिसर से भी मिला, सबने बहुत सारी कहानियां बताई, जो कहानियां आपस में इंटरलिंक्ड होती है। ये यहां से शुरू होती है मेरे डॉन की कहानी। और जो डॉन है, जो कातिल है, जो लोगों को मौत पंजीरी की तरह बांटता हो, उसकी मौत कितनी दर्दनाक हो सकती है, बेसिकली कहानी ये है। मुझसे कई लोग सवाल पूछते हैं मेल पे, मुझसे कई लोग सोशल मीडिया पे सवाल पूछते हैं, क्या आपने किसी डॉन का महिमा मंडन कर दिया? डॉन का महिमा मंडन होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। रावण का महिमा मंडन कैसे हो सकता है? दुर्योधन का महिमा मंडन हो कैसे सकता है? दुर्योधन और रावण थे। महिमा मंडन सिर्फ राम का होगा, महिमा मंडन सिर्फ पांडव का होगा। ये ठीक वैसी ही कहानी है। इसमें कत्ल की साजिश, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, और वो कौन था, ये है पूरी कहानी कसारी मसारी, जो आपको रोलर कोस्टर की तरह घुमाएगी। आपको कभी लगेगा आप नीचे आ गए, अब ठीक है, जन्न से ऊपर ले जाएगी आपको, भन्न से नीचे उतार देगी, पटक देगी आपको लाके। वो रोलर कोस्टर जर्नी है, दैट इज कसारी मसारी। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि केवल 36 घंटे के अंदर कसारी मसारी अमेज़न की बेस्ट सेलर में नंबर 1 आई। उस नंबर 1 की उस लिस्ट, बेस्ट सेलर लिस्ट में 99 किताबें इंग्लिश की थी, कसारी मसारी अकेली हिंदी की किताब है। और सबसे बड़ी बात, नंबर 1 पर जो किताब थी उसका नाम था येलो फेस, जो अमेरिकन ऑथर की किताब थी। वो किताब 1.5 साल से नंबर 1 पे थी और कसारी मसारी उसको हटा के नंबर 1 पे आई। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है सर। अगर ये किताब आपके किसी भी और दोस्त ने, मित्र ने लिखी होती, आपने किताब पढ़ी होती, आप एक पाठक होते, तो जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, आपको जानने वाले लोग हैं, उनको रिकमेंड करना होता आपको किताब की, क्या कारण है इस किताब को पढ़ने चाहिए आपको? सबसे पहली बात तो आप ये किताब इसलिए पढ़िए कि आपने कभी जिंदगी में ऐसा इंसिडेंट देखा ही नहीं। दूसरी बड़ी बात, एक आदमी जिसके नाम से आप हमेशा डरे हैं, आखिर वो आदमी डरा कैसे होगा? वो आखिरी पल के आया होगा उसके पास, उसको क्या लगा होगा, अरे हम तो गाजर मूली समझते थे, हम खुद सलाद हो गए। इसलिए पढ़नी चाहिए। तीसरी बात इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि स्थानीयता किसे कहते हैं, वहां की लैंग्वेज कैसी है, वहां के लोग कैसे हैं, पंजाब का वो गांव कैसा है। मैं मुंशी प्रेमचंद जी का बहुत बड़ा फैन हूं। बस मैंने क्या किया है कि अगर आज की तारीख में हरिया होती प्रेमचंद जी वाली, तो उसके पास कुछ नहीं होता, तो पतली पिन वाला तो मोबाइल होता ही होता। बिल्कुल बिल्कुल। चार्जर लगाता वो।
तो इतना बदलाव है कहानी में, हाँ, स्थानीयता है। और कहानी इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि आपको यह पता चलेगा कि राजनीति और अपराध, क्रिमिनल और पॉलिटिशियन, ये शतरंज में दो अलग अलग खिलाड़ी हैं। किसी हाँ, के पास काला मोहरा है, किसी के पास सफेद मोहरा है। जरा देखिए तो कि इनका इस्तेमाल कैसे होता है। कोई इस्तेमाल इनको करता है अपनी 4 सीटें और बढ़ाने के लिए। ये गुंडा मेरे पास है तो आसपास की 5-10 सीटें हम जीत जाएंगे। आप जनता हो, आपको जानना चाहिए कि बड़े बड़े अपराधियों को खद्दर का कुर्ता पहनाकर नेता बनाया क्यों जाता है। इसलिए देखना पड़ेगा ताकि आपको वो चाल समझ में आ जाए। और इस खद्दर पहन चुके गुंडे, माफिया, डॉन को एलिमिनेट क्यों किया जाता है, इसके पीछे की क्या पॉलिटिक्स है, इसलिए पढ़ना चाहिए। आप एक आम आदमी है, आपको खास बातें पता होनी चाहिए। तो एक आम आदमी सारी खास बातें जाने, इसलिए किताब इसको पढ़नी चाहिए। अगर इसके प्रोसेस में जाएं, कुछ आपकी यादगार मतलब पल हो कि जब भी आप एक कहानी में रिसर्च कर रहे थे अपनी तरफ से, कि कुछ आपको ऐसी कुछ अनभिज्ञ बातें या कुछ अननोन फैक्ट ऐसे समझ में आए जो मतलब आपको आपके लिए शॉकिंग रहे हो इस पूरे प्रोसेस के दौरान, और कुछ प्रोसेस में इसके साझा कर पाए, किताब लिखने का क्या प्रोसेस रहा आपका? मुझे लगा कि जैसे बहुत सारे अखबार लिख देते हैं कि पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। मुठभेड़ बड़ा गहरा शब्द है। मुठभेड़ होती ही तब है जब दोनों तरफ से फायरिंग हो रही हो। हाँ, दोनों तरफ से लड़ाई बिल्कुल, हो, हाँ, है ना। इसमें कोई मार नहीं गिराता है, हाँ, मुठभेड़ में मारा गया होता है। हाँ, मार गया। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे शॉकिंग ये लगा क्योंकि सवाल कई तैर रहे थे। क्या मेरे किताब वाले इस डॉन को पॉलिटिकली मरवाया गया है? क्या पुलिस ने किसी एनकाउंटर की तरह इसको प्लान किया? क्या एनकाउंटर कराने का एक नया तरीका निकाला गया है? जो 3 लड़के पकड़े गए हैं मेरी किताब में, क्या वो तीनों लड़के आगे जिंदा रहेंगे या वो तीनों लड़के किसी दिन जेल से भाग जाएंगे? हाँ, आप उसको भी सोचिए, उस केस की बात भी कर रहा हूं। ये वो सारे सवाल हैं जो मुझे डराने वाले थे। मुझे कई चीजें चौंकी, अरे इस पूरे कांड का पंजाब से क्या लेना देना हो सकता है? भाई साहब, जो मारा गया है, जो पिस्टल थी ना, 9 लाख रुपए की एक आती है, टर्की से चलती है, टर्की में बनती है, अजरबैजान पहुंचती है, अजरबैजान से ईरान आती है, ईरान से पाकिस्तान आती है, और पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ड्रॉप होती है इंडिया में। और वो पिस्टल चलती है और सुपारी किलर के हाथ में आती है। 9 लाख से मारा गया, जिन लड़कों की हैसियत 90,000 रुपए नहीं है। तो कहीं से तो आई है जिगाना। ये शॉकिंग था। तिहाड़ जेल में बंद, देश का, बल्कि अब तो कनाडा और ब्रिटेन तक उसकी शाखाएं फैली हुई है, वो बंदा इसका एक जरिया है। देश में हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर इस पूरे कांड का एक जरिया है। वो सारी खोज जब मुझे पता लगी, वो सारी चीजें जब मुझे पता लगी, और मुझे पता लगा कि वो बंदा किसी एक आम आदमी को कैसे मार देता है। आपके पास रैकेट है घर पे, मच्छर मारने वाला, जब मच्छर आते हैं तो जलाते हैं ना उसको, मजा आती है जब पट 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 की आवाज आती है जब वो मर रहा होता है, तसल्ली मिलती है अंदर से। 4 मरे हैं, इससे ज्यादा होंगे नहीं, 40 मरे हैं, इससे ज्यादा होंगे नहीं। वैसे मारता था आदमियों को। हाँ, वैसे मारता था आदमियों को। उसकी हिस्ट्री डिग की, हालांकि मैं बहुत पहले से जानता हूं, मैंने 1-2 बार इंटरव्यू भी किया है। वो सब कुछ डिग करते हुए, खुदाई करते 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 जब पहुंचा हूं, तो भाई साहब, आपने वेब सीरीज देखी होगी पाताल लोक। ये पाताल लोक का भी नर्क है। ये सब मेरे लिए बड़ा शॉकिंग रहा। हाँ, लिख रहा था तो मुझे कई लोगों ने समझाया कि मुझे इस विषय पे नहीं लिखना चाहिए। हाँ, वही बिल्कुल हमारा भी प्रश्न वही था कि नहीं लिखना चाहिए। लेकिन एक बात बताएं आपको, क्यों नहीं लिखेंगे?
हमने जब खबरें दिखाई, हमने 5,000 करोड़ का घोटाला खोला, जिसमें 2 सीएमओ सरेआम लखनऊ में मार दिए गए थे, एनआरएचएम घोटाला खोला, 3 बच्चों की मौत हुई थी, वहां से खोला था। उसके बाद खोलते चले गए। जेल में एक डिप्टी सीएमओ मार दिया गया, लेकिन बाद में साबित हुआ कि उसने आत्महत्या की, लेकिन फिर उसकी पत्नी ने कर दी कि हत्या हुई। लगता ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 जगहों से उसने आर्टरी काटी, फिर 6 इंच की बेल्ट लगाई, कमोड पे बैठ गया और फांसी लगा ली, और साहब आत्महत्या है। और आर्टरीज काटी है उसने, नसें नहीं काटी, आर्टरीज, और फांसी लगा ली। अब उसकी पत्नी कहती नहीं, सीबीआई ने गलत खोला। तब मुझे पुलिस ने निशाना बना के उठा लिया था। सुपारी भी हुई थी, नेपाल तक गई थी सुपारी। लेकिन ऊपर वाला है ना, आपको वही हिम्मत भी देता है, वही डर भी देता है, और वही आपको बताता भी है कि किसी चीज को विवाद से किनारे होते हुए भी कैसे लिखा जा सकता है। बिल्कुल। अगर नहीं लिखा गया होता तो तेलगी की कहानी भी सामने नहीं आती। नहीं होता तो हर्षद मेहता की कहानी भी सामने नहीं आती, तो फिर भोपाल गैस कांड भी सामने नहीं आता, तो फिर गोधरा कांड भी सामने नहीं आता। चुप हो जाइए, बैठ जाइए, जर्नलिज्म का नाम ही निर्भीकता है। अरे आपके घर के सामने से रोज कूड़ा उठ रहा है, दिस इज नॉट द न्यूज। आपके घर में 10 दिन से कूड़ा पड़ा हुआ है बाहर, दिस इज द न्यूज। क्योंकि जब आप उसकी फोटो छापते हैं तब नगर निगम वाला आता है, आपके घर से कूड़ा उठाता है, ये होता है आपकी खबर का असर। इस उत्तर प्रदेश में लड़की सड़क पर जा रही है, अगर उसका दुपट्टा किसी ने खींच दिया, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। राइट। चेन स्नैचिंग बात की बात है, छेड़ना दूसरी बात है, उठा के गाड़ी में अपहरण करके ले जाना तीसरी बात है, रेप करके फेंक देना और बड़ी बात है। लेकिन मेरी शुरुआत होती है उसके दुपट्टे खींचने से, उसको इशारा करने से, उसको घूर देने से, उसके सीटी बजाने देने से। अगर सीटी नहीं बजा पा रहा है, इट मींस लॉ एंड ऑर्डर पुख्ता है। हम वहां से शुरू करते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे मैंने लड़ाई लड़ी है, कैसे मेरे जैसे 20 पत्रकारों ने लड़ी है, कैसे मेरे जैसे बहुत सारे पुलिस वालों ने लड़ी है, कैसे मेरे जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियन और अफसर ने लड़ी है, उसका एक अंश मैं भी हूं। हो सकता है ऊपर वाले ने हिम्मत दे रखी हो तो लिख डाली। बिल्कुल। और लोग सराह रहे हैं, जैसे बताया आपने कि बेस्टसेलर्स में चल, इस समय भी शायद बेस्टसेलर्स में चल रही है। जी बिल्कुल। सर, स्टार्टिंग में आपने जिक्र किया था कि आपकी पान सिंह तोमर जिस समय आपने सोची, उसके बाद उस पर फिल्म आ गई, जो कि हमारे जैसे स्टार्टअप्स में बोलते हैं कि सेम टाइम पे सेम आइडिया बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होता है। वो एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करते हैं कि कौन जल्दी एग्जीक्यूट कर लेता है उसको। कसारी मसारी इसीलिए फट से लिख दिया। बिल्कुल, क्योंकि मना तो सबके सामने ही था। बिल्कुल। तो मैं यही आपसे समझना चाहता हूँ, क्या कुछ विजुअल्स के रूप में आगे कुछ इस किताब में देखने को मिलेगा, कुछ आशाएं हैं ऐसी? अभी तक जितने भी फीडबैक आए हैं, और मैंने खुद इसकी एक टैगलाइन लिखी है, किताब में नहीं, सोशल मीडिया पे, कि वेब सीरीज देखते हैं ना, इस बार वेब सीरीज पढ़िए। तो ये अपने आप में एक वेब सीरीज है। ओके। और मेरी भी कोशिश रहेगी, और मुझे लगता है कि किताबों की बिक्री भले ही कम हो गई हो इंटरनेशनली थोड़ा सा ग्राफ डाउन हुआ है किताबों का, लेकिन एक चीज बढ़ी है, किताबों पर फिल्में और वेब सीरीज बहुत बन रहे हैं। चाहे आप इट देख लीजिए, चाहे आप हैरी पॉटर देख लीजिए, ये सारी चीजें किताबों पर आ गई है। स्कैम 1, स्कैम 2, दोनों किताबों पर। किताबों पर बहुत कुछ हो रहा है, मुझे कुछ नाम नहीं याद आ रहे। तो किताबें एक बहुत बड़ा जरिया है कहानी का। तो मुझे पूरी उम्मीद है, आपकी दुआ रहेगी, आम आदमी की दुआ रहेगी, ऊपर वाले का करम रहेगा, आशीर्वाद रहेगा भगवान का, तो 100% हम इसको स्क्रीन पर देखेंगे। सपना है, सपना है कि वो आए, उम्मीद है कि आएगा भी, क्योंकि सपना देखना जरूर चाहिए। बिल्कुल। और उसके हिसाब से फिर उसको एग्जीक्यूट भी करना चाहिए। तो एग्जीक्यूशन में लगूंगा, आएगा, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी हर कहानी पर फिल्म भी नहीं बनती, हर कहानी वेब सीरीज भी नहीं होती। हम प्रेमचंद जी को पढ़ते रहे, हम निर्मल वर्मा को पढ़ते रहे, अगाथा क्रिस्टी को पढ़ते रहे, हम इन सबको पढ़ते रहे। हमने मजबूर कर दिया है इन लोगों ने कि आप बनाओगे, आप बनाओगे, तो बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, और जल्दी बनेगी, ये मेरा वादा है। बिल्कुल, हम सभी को इंतजार है सर, जो कि अच्छी बातचीत हुई। आखिरी में एक दो चीजें थोड़ा कम आपसे मैं समझना चाहूंगा कि आपने ना एक पत्रकारिता का बहुत लंबा अरसा देखा है,
है ना, उसमें परिवर्तन किस तरीके से देखते हैं आप, जो पिछले 8-10 साल के, उसके पहले जिस तरीके से, एक तो पहले हम लोग पढ़ते थे प्रिंट, फिर मेन स्ट्रीम टीवी बहुत लोग देखने लगे, टीवी आसानी से अवेलेबल हो गई, लोग स्विच कर रहे हैं डिजिटल की तरफ या फिर वेब की तरफ। तो ये जो परिवर्तन या सिचुएशन आ रहा है हर वर्टिकल में, उसके बाद चेंजेस आ रहे हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? मेरे दो गाने बड़े फेवरेट हैं। हाँ एक ओरे माझी, हाँ तेरे साजन है उस हाँ पार तू मनमार है इस पार, ओ मेरे माझी ले चल पार। और एक हाँ वो यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। हाँ जब तक ये दो चीजें जिंदा है, अगर उस दिन उस पार साजन खड़े हैं और हमारे अंदर जाना है हमको, हाँ, तो हम जाएंगे, ये कर्म हो गया हमारा। हम्म और दूसरा कि मुसाफिर जाएगा कहाँ, हम्म कि भाई तुमने लिख भी लिया, क्रिकेट भी खेल लिए, गाना भी गा लिया, अखबार में भी हो गए, टीवी भी कर लिया, फिल्म भी कर ली, किताब भी कर ली, अब क्या। हाँ बात पत्रकारिता की है ना। जब भी किसी भी चीज में शून्यता आएगी, वैक्यूम आएगा, मैं नहीं कह रहा हूं किसी पार्टी का वो नहीं कर रहा हूं मैं, जब केवल सारी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच में हो जाएगी, तो एक आम आदमी पार्टी पैदा होगी, एक अन्ना का आंदोलन होगा। कोई पॉलिटिकल बैनर था नहीं था, एक अन्ना निकलेगा उससे। ठीक है, अब आम आदमी पार्टी क्या है वो प्लस माइनस अपनी जगह, मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। दूसरा, बहुत सारे लोग जो पत्रकारिता नहीं कर पाए, स्ट्रीम में अपने आप को फिट नहीं, जिनकी L4 L5 में प्रॉब्लम होती है, उन्होंने दूसरा स्ट्रीम पकड़ा, एंड दैट इज पॉडकास्ट, दैट इज यूट्यूब चैनल्स। ये सारी चीजें सामने आ गई, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट आ गए, ये एक नया रास्ता खोल रहे हैं। सोशल मीडिया आ गया, इसने एक नया रास्ता खोल दिया। जब ये नया रास्ता खोलता तो सोचे कि अखिलेश यादव, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अरविंद केजरीवाल, जितने भी लोग हैं, ये ट्वीट करते हैं तो टीवी को उसकी खबर दिखानी पड़ती है, अखबार को उसका ट्वीट छापना पड़ता है। यानी सुप्रीमेसी किसकी हो गई? ट्वीट, सोशल मीडिया की हो गई। तो सोशल मीडिया ने आज दिखा दिया कि हम भी कुछ हैं। नाउ अब आपको पैड फिर बांधना है, एडी फिर बांधना है, ग्लव फिर बांधना है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि अब बैटिंग कैसे करनी, क्योंकि उधर से तो वेस्ट इंडीज की 70s वाली टीम आ गई जो जमैका की हार्ड पिच पे टन टन बॉलिंग करती थी, और आपको हेलमेट पहनने के बाद भी गेंद लगती थी। तो अब जो मेन स्ट्रीम, जो लीनियर टीवी है, जो लीनियर न्यूज चैनल है, जो लीनियर न्यूज पेपर है, इसको डिजिटल का मुकाबला करना पड़ेगा। इस डिजिटल को मैं यूट्यूब भी जोड़ता हूं, सोशल मीडिया भी जोड़ता हूं, वेबसाइट भी जोड़ता हूं। हाँ, इनका बिजनेस मॉडल कैसा होगा अभी कमजोर है। अगर टीवी में 5 लाख का एक स्लॉट होता होगा, अखबार में वो शायद 4 लाख का होता होगा, लेकिन डिजिटल मीडिया में वो शायद 50,000 का भी नहीं होगा। ये बिजनेस मॉडल जिस दिन ROI ले आएगा, उस दिन ये बिजनेस मॉडल अगर अपने आप को रीकूप नहीं करता तो डाउन होगा, और ये चीज ऊपर हो जाएगी। तो हाँ, ये बात सही है, हम पत्रकारों को मानते हैं वो करेंसी का वो नोट जिसके बीच में सिल्वर लाइन है। तो दिस इज सोसाइटी, और हमें वो चांदी बनना है। हमें किसी को नहीं बताने आए कि आप एक्सट्रीम राइट चले जाइए वही सही है। हम किसी को ये नहीं बताने आए कि आप एक्सट्रीम लेफ्ट चले जाइए वो सही है। आज हर चीज पर विवाद है। एक पक्ष कहता है बांग्लादेश में बहुत अच्छा हुआ, एक कहता है बहुत खराब हुआ, एक कहता है सरकार अब ऐसी बन गई, दूसरा कहता है सरकार कैसे बन गई। रोज एक मसला आपको दिखेगा। ये जर्नलिज्म नहीं है, और ये करने वाले जर्नलिस्ट भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। जर्नलिज्म वो सिल्वर लाइन है जो आपको खबर बताएगा, अपनी जान पे खेल के खबर इन्वेस्टिगेट करेगा, उसके कागज लाएगा, उसका स्टिंग करेगा। नहीं करेगा तो मैं एक PI-लिस्ट को, जो PIL करता है किसी मुद्दे पे, मैं उसको भी जर्नलिस्ट मानता हूं, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट करता है। वो करना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में जर्नलिज्म में अब करने को बहुत कुछ रह नहीं गया है, बहुत कुछ रह नहीं गया है। इसको दोबारा रिकूप करना पड़ेगा। अगर धंधे की सोच लें वो लोग, तो अगर धंधा बचाना है तो फिर से इस मीडिया का मुकाबला करना पड़ेगा। क्रश करके आप नहीं कर सकते किसी को कुछ, आप क्रश नहीं कर सकते। हम इसको क्रश कर देंगे या हम इसको क्रश कर देंगे, कोई किसी को क्रश नहीं कर पाएगा। सबके अपने अस्तित्व हैं, और इसकी सिंगल लाइन है विश्वसनीयता। हम कभी कभी टीवी देखते हैं तो लगता है कि यार खबर सही है कि गलत है,
व्हाट्सएप देखते हैं तो तक पूरी तरीके से मुतमईन होते हैं कि खबर गलत ही है हाँ, है ना। हाँ, इसीलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गया। फिर भी हम अखबार पढ़ते हैं जब, तो हमें लगता है खबर सही है। तो ट्रस्ट है अभी अखबारों पर, बिल्कुल। ट्रस्ट, ट्रुथ, ये जब तक बरकरार नहीं है किसी भी मीडिया, वो मीडिया फेल्योर है। और उसके लिए मीडिया को इस सोसाइटी के करेंसी नोट में सिल्वर लाइन बनना हो। बिल्कुल। सर आखिरी में जो कि हम कविशाला पे बात कर रहे हैं, तो अगर सूत्रधारों में बात करें, जितने भी पुराने लेखक हुए हैं, क्योंकि ये प्रश्न सभी पूछते हैं, बट मैं आपसे कारण समझना चाहूंगा कि आपके कुछ पसंदीदा जो लेखक हैं पुराने हुए हैं। आपने एक कविता का जिक्र किया, कुछ लेखकों का जिक्र किया, आपके पसंदीदा सूत्रधार कौन से और क्यों साथ में? देखिए, सूत्रधारों में जैसे मुझे अभी वो परमाणु पर फिल्म आई है, देखिए मैं नाम भूल गया, ओपेनहाइमर। हाँ। ओपेनहाइमर फर्स्ट पर्सन में लिखी गई कहानी है, खुद ही सूत्रधार, खुद ही कहानी। फर्स्ट पर्सन पे कहानियां लिखना अपने आप में बड़ा रिस्की काम है, लोग ऐसा करते नहीं है। पर ओपेनहाइमर, चाहे किताब पढ़ लीजिए, चाहे आप फिल्म देख लीजिए, वो फर्स्ट पर्सन में आती है। सूत्रधारों में मुझे लगता है इस भारत का सबसे बड़ा सूत्रधार अगर कोई है तो वो गोस्वामी तुलसीदास है, क्योंकि उससे बड़ी कोई कहानी आई नहीं है। ठीक, इसी का एक सूत्रधार जो कभी कभी काम करता है वो है भगवान नारद। वो सूत्रों को, वो अपने सूत्र के लिए हुए मसलों को कहीं ना कहीं लेकर जाते हैं। उनके ले जाने का मसला मेलाइन नहीं होता है, वो कुछ बताकर कुछ ठीक कराना चाहते हैं। बिल्कुल। चाहे वो दुष्ट हो तो उसका दमन कराना चाहते हैं, और चाहे कोई रुष्ट हो तो उसको खुश कराना चाहते हैं, कहानी के जरिए। कहानी के जरिए तो वो कहानी ही बताते हैं। बिल्कुल। तो मुझे गोस्वामी तुलसीदास से बड़ा कोई सूत्रधार आज तक लगा नहीं किसी कहानी में। और मुझे सबसे शानदार स्क्रीन प्ले अगर किसी का दिखाई देता है तो भी रामायण का दिखाई देता है। उसका हीरोइज्म जो है भगवान राम का, उसके आगे कोई भी हीरो फेल है। और उनके जो साइड कैरेक्टर्स हैं उसमें भी भाई साहब हनुमान जी का क्या कैरेक्टर है, सीता जी कहां ले जाती है, क्या भरत, क्या शत्रुघ्न और क्या लक्ष्मण। विभीषण का भी अपना एक रोल। देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आपकी कहानी क्राइम थ्रिलर है। मैं कहता हूं है ही नहीं, बाप बेटे की कहानी है, कोर्ट काकोरी। और क्राइम की अगर आप बात करेंगे तो फिर एब्डक्शन, अपहरण तो रामायण में भी है। विभीषण का हिस्सा खाना अमानत में खयानत है, यही महाभारत में भी है। आप छल करना चाहते हैं तो 151 में दोनों को बंद हो जाना चाहिए था, झगड़े की धारा। तो मुझे जो इन शॉर्ट में आपको बताता हूं यही कि मुझे सबसे बेहतर सूत्रधार तुलसीदास जी लगते हैं। और उन्होंने जो कहानी बताई है वो कहानी शानदार है, और मूल्यों की कहानी है, संस्कारों की कहानी है। और महाभारत जो है वो कलयुग की कहानी है, जिसके जरिए हम कहते हैं प्रैक्टिकल है। एक होता है आदमी आध्यात्मिक है, जब आप आध्यात्मिक तत्व पे जाएंगे तो अपने एक हिस्से को रामायण पाएंगे। और वैसे ही जैसे आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो वेद व्यास जी उसके बड़े सूत्रधार हैं, जो ये बताते हैं कि महाभारत अगर वो नहीं होते तो कौन बताता, वही सूत्रधार है। बाकी आपका कोई सवाल हो तो। बिल्कुल सर, नहीं बहुत अच्छी बातचीत हुई, और मुझे लगता है कि जो लोग भी इस बातचीत को देखेंगे कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को, या दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। जो भी सोसाइटी में चीजें चल रही होती हैं, सोचने पे विवश होगा इंसान, जो भी देखेगा, जो भी दर्शक देखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, एक अच्छी बातचीत हुई। और जिन्होंने भी अभी तक कसारी मसारी नहीं पढ़ी है तो पढ़ें, और उसका जो रिव्यू है पहुंचाएं। मुझे लगता है कि कसारी मसारी पढ़े ये एक अलग बात है, हिंदी पढ़े, कहानी पढ़े, क्योंकि अब ना ही वो एकल वो जो परिवार है, जो पहले सारा परिवार एक साथ रहता था, अब ना नानी बची हैं कहानी सुनाने वाली, ना दादी बची है कहानी सुनाने वाली।
तो कहानी आपको आगे बढ़ानी है, वो चाहे कसारी मसारी हो या अगाथा क्रिस्टी की कोई कहानी हो या गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी हो या प्रेमचंद की कहानी हो या नीरजा गुलेरी की कहानी हो। कहानियों को आगे बढ़ाइए और खासकर हिंदी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि हिंदी भी हम है और हिंदुस्तान भी हमारा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें लगता है सर पढ़ने का थोड़ा थोड़ा जो समय के साथ में पिछले कुछ 5-6 सालों में था कि इंग्लिश की किताबें लोग ज़्यादा पिक करते थे। वो पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो दूसरा एक डिस्कशन है, बट अभी जितने भी हम लोगों से बातचीत करते हैं या पाठकों का एक रवैया जानने की कोशिश करते हैं, उसमें हिंदी की किताबों की तरफ लोगों का रुझान मुझे लगता है बढ़ा है अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा। मुझे लगता है पिछले 5-7 सालों से हाँ एक आंदोलन है हाँ लोगों के बीच में, जैसे आप हैं, आप उस आंदोलन के एक मशालधारी है। बिल्कुल। हाँ आपने मशाल उठाई हुई है, ठीक है, आपका प्रयास हो सकता है गिलहरी हो। जी बिल्कुल। तो हम सब जब गिलहरी प्रयास करना शुरू करेंगे तो हॉर्स पावर अपने आप डेवलप हो जाएगी, और जैसे ही हॉर्स पावर आगे बढ़ेगी हिंदी का और भला होगा। और हिंदी का भला होना चाहिए, मुझे लगता है हिंदी के भले में ही हिंद का भला है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक अच्छी बातचीत। थैंक यू सर।